नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने इस बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज को शुरू किया हुआ है और इस वीडियो सीरीज में हम वो सारे ऑफिशियल सब्जेक्ट करवा रहे हैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके। ये सभी सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं और अभी हम जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसको रन कर रहे हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवा चुके हैं, एंशियंट, मॉडर्न और मिडेवल। अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी इस फ्री वीडियो सीरीज को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा, जो अगर कोई बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है और वो भी इस सीरीज़ को देख रहा है तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ में जो जीके जीएस पूछी जाती है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के। इस वजह से जीके जीएस का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आरपीएफ के लिए। तो आरपीएफ वाला बच्चा भी इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखे, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिक जीके करवा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बट इवन पीसीएस तक के एग्ज़ाम के लिए ये जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही वीडियो सीरीज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 11 भाग 11वां डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ज्योग्राफी के 10 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटलीज जाति कहाँ पाई जाती है? तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है सेंटलीज जो जाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। क्या लक्षद्वीप में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, या फिर गोवा के अंदर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो सेंटलीज जाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, या फिर उड़ीसा में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो ओणम त्यौहार है ये केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। तो ये जो ओणम का त्यौहार है ये केरल के अंदर 10 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो भारत में यू नो वेरी वेल हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज पूछी गई है। हिंदी के बाद कौन सी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है? क्या बांग्ला भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, या फिर तेलुगु भाषा बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में हिंदी के पश्चात जो दूसरी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है वो है बांग्ला। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बांग्ला, मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि किस भाषा परिवार से संबंधित रखती हैं? मतलब ये जितनी भी ऊपर भाषाएं लिखी हुई है ये किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं, ये पूछा गया है। क्या ये हिंद आर्य भाषा से संबंध रखती है? क्या ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंध रखती है? क्या ये चीनी तिब्बत भाषा से संबंध रखती है, या फिर यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जितनी भी ऊपर भाषा दी गई है बांग्ला, मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, ये सभी यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उराव, ब्राहुई आदि किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो आइए इन भाषाओं को भी देख लेते हैं। क्या ये द्रविड़ परिवार से संबंध रखती हैं, हिंद आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो ये जितनी भी साउथ की आपको दक्षिण भारत की ये लैंग्वेज दिख रही हैं, ये इनमें से बहुत सी लैंग्वेज दक्षिण भारत में ही बोली जाती है, जैसे कि तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सभी साउथ इंडिया में बोली जाती है। तो इन सभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इनका संबंध किस भाषा परिवार से है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि भाषा किस परिवार से संबंधित रखती है? तो इन भाषाओं को भी आइए देख लेते हैं, क्या ये किस भाषा परिवार से संबंधित रखती है? द्रविड़ भाषा, हिंद आर्य भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा या फिर अंडमानी भाषा समूह। तो ये जो ऊपर लैंग्वेज पूछी गई है खासी, संथाली, मुंडारी आदि भूमिज आदि भाषा, ये किस प्रकार से संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑस्ट्रिक समूह भाषा परिवार से संबंध रखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया हिमालय की नदियाँ किस दिशा की उदाहरण है? तो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो किस दिशा की ओर प्रभावित होती हैं या किस दिशा में बहती हैं, ये पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, क्या पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूर्ववर्ती की तरफ बहती हैं, दक्षिण की तरफ बहती हैं या फिर सभी दिशाओं की तरफ बहती हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हिमालय की नदियाँ हैं ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पूर्व की तरफ ये बहती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो पूछी गई है। तो आइए देख लेते हैं, क्या 25 किलोमीटर है, 2252 किलोमीटर है, 2890 किलोमीटर है या फिर 3450 किलोमीटर है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। तो इतनी आपको जानकारी याद रखनी है। गंगा, जिसे हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भी कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद में होता है। गंगा भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसके बाद गोदावरी नदी है। मतलब गंगा नदी के बाद जो दूसरी सेकेंड हाईएस्ट नदी है वो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को क्या कहती हैं? तो मतलब ऐसा एक स्थान है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये स्थान है, यहाँ पर अलकनंदा नदी भी मिल जाएगी और यहाँ पर जो भागीरथी नदी है वो मिल जाएगी। तो ये संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? इस संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो आइए देख लेते हैं, क्या यमुना कहा जाता है, क्या गंगा कहा जाता है, क्या झेलम कहा जाता है या फिर सतलुज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को ही गंगा कहा जाता है। मतलब यहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ा है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, यहीं से इसका नाम गंगा आगे की ओर चलता है, कि मतलब गंगा नदी बह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। मतलब जो देवप्रयाग जगह है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर ही बसा हुआ है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा को गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे हमारे देश में गंगा को गंगा कहा जाता है, जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा जैसे मिलती है, वहाँ से गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। उसके बाद ये गंगा बहती हुई बांग्लादेश में निकल जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। क्या सरस्वती नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है, पवित्र गंगा नाम से जाना जाता है या फिर नीलम के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो गंगा है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया किन नदियों का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है? मतलब कौन सी ऐसी नदियां हैं, दो नदियां हैं जिनका हुगली और मेघना नदियों के बीच में डेल्टा बनता है? क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और यमुना है, गोदावरी और कृष्णा है, कावेरी और महानदी है? 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदियों का जो डेल्टा है वो हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। तो हुगली और मेघना नदियों के बीच में किस नदियों का डेल्टा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह कई नदी प्रणालियों, मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के संयुक्त जल के साथ बंगाल की खाड़ी में विलीन हो
हो जाता है। यह दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, इसीलिए इसे ग्रीन डेल्टा उपनाम भी दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की तरफ बहती है जो चोराबाड़ी ताल से निकलती है। मतलब चोराबाड़ी ताल से कौन सी नदी निकलती है, बेसिकली आप ये जानिएगा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की तरफ बहती है। तो क्या मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है, गंगा नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है, या फिर सतलुज नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मंदाकिनी नदी है यही जो चोराबाड़ी ताल है वहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की तरफ बहती है। मंदाकिनी नदी का जो स्रोत है वो केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु हिमनद में है। मंदाकिनी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। नदी मतलब जो मंदाकिनी नदी है चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग जिलों के बीच में लगभग 81 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है। तो ये जो अलकनंदा नदी है ये अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है ये पूछा गया है। क्या शिवप्रयाग में मिलती है, केदारनाथ में मिलती है, हरिद्वार में मिलती है, या फिर रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग स्थान पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया केदारनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो केदारनाथ आजकल बहुत से लोग केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, युवा वर्ग भी हमारा काफ़ी अट्रैक्ट हो रखा है केदारनाथ पे, क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव का वास होता है। तो केदारनाथ के बारे में हम जान लेते हैं। केदारनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है। क्या मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, यमुना नदी के तट पर अवस्थित है, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, या फिर सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो केदारनाथ है ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है। तो अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। कोसी नदी, माही नदी, मंदाकिनी, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मंदाकिनी नदी है यही कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से जाके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे के समांतर रहती है। मतलब जो गंगा बहती है उसके दाहिने किनारे पर समांतर यमुना नदी बहती रहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और ये जो यमुना नदी है वो कहाँ किस स्थान पर गंगा के अंदर मिल जाती है। तो इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो ये पूछा गया है क्या रुद्रप्रयाग से यमुना नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री से होता है, चोराबाड़ी ताल से होता है, या फिर गंगोत्री से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो यमुना नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री है। यमुनोत्री से ही जो यमुना नदी है उसका वहाँ पर स्रोत है, या फिर ये कह सकते हैं यमुनोत्री यानी कि उत्तराखंड में ये जगह है यमुनोत्री, यहीं पर यमुना नदी का जो है उद्गम है, यहीं से ये शुरू होती है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जान लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, मतलब यमुना नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी है। यमुना का उद्गम स्थान हिमालय के हिमाच्छादित शृंग बंदरपूछ ऊंचाई 1200 मीटर से लेके 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदाजा मतलब कालिंदजा अथवा कालिंदी भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया शारबाद नदी प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं, मतलब जो शारबाद नदी है प्रारंभ में इसे जब ये स्टार्ट होती है तब इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। शारबाद नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इस नदी को किस स्थान पर क्या नाम कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। सब स्टार्टिंग में आप ये याद रखिए, जो शारबाद नदी है ये जब शुरू होती है इसको गौरी गंगा नाम कहते हैं, मतलब जब इसका उद्गम होता है तब ये गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। लेकिन भारत और नेपाल की सीमा पे जब ये शारबाद नदी पहुंचती है तब इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है ये जो शारबाद नदी है, ये जो काली नदी है, ये जो गौरी गंगा है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। क्या मिलान हिमानी है, यमुनोत्री है, चोरीबाड़ी ताल है, चोराबाड़ी ताल है, या फिर गंगोत्री है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये मिलाम हिमानी है, यहीं से शारबाद नदी का जो उद्गम है होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, रफ टाइप क्वेश्चन है। हर बार वनडे एग्जाम्स में एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आरपीएफ का उठा लीजिए या एसएससी का उठा लीजिए, हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब आप जान लीजिएगा कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे, आइए देख लेते हैं। मिलाम हिमानी, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, या फिर नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है जो कोसी नदी है, और इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी या फिर कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रज्वल यानी कि दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया गंडक नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। क्या लघु हिमालय से गंडक नदी निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, या फिर मिलाम हिमानी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो गंडक नदी है ये नेपाल हिमालय से निकलती है, या फिर इसका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है रामगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है रामगंगा नदी को भी, जो कि उत्तराखंड, मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, उत्तराखंड राज्य से ये निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, या फिर नेपाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। रामगंगा नदी भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में यह नदी बहती है, और गंगा की नदी एक उपनदी भी है। ये सकंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख रतवाहिनी के नाम से हुआ है। तो ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, जो रामगंगा नदी है सकंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख यानी कि रामगंगा नदी का रतवाहिनी के नाम से हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको रामगंगा नदी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित में से अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी, महानदी, कावेरी नदी, या फिर श्योक नदी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सोन नदी है यही अमरकंटक के पठार से निकलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो अभी हमने ऊपर देखा था बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी हम देखेंगे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, रावी नदी को, गंगा नदी को, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दामोदर नदी जो है इसी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में यह नदी बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। जो दामोदर नदी है यह कहाँ से निकलती है, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। नदी की कुल लंबाई कितनी है, 541 किलोमीटर नदी की लंबाई है।
जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बराकर और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, दामोदर की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? बोकारो, बराकर और कोनार। पीसीएस में यही क्वेश्चन सिंपल सा आपको लग रहा है ना, जो इसको स्टेटमेंट बेस बना के दे देगा आपको। तो ये जानकारी देख लीजिए, मैं कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आराम से और तसल्ली से बैठने वाली वीडियो है, आप आराम से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया मध्य प्रदेश के महू के निकट कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, चंबल, कृष्णा या फिर माही। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो चंबल नदी है यही मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है। तो मध्य प्रदेश के महू से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। चंबल यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो चंबल नदी, ये भी याद रखिएगा, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के ठीक दक्षिण में विंध्य रेंज से निकलती है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोमित ताल फुलहार झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से कौन सी नदी निकलती है? क्या कावेरी नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है या फिर चंबल नदी निकलती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये गोमती नदी है, ये जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत है वहाँ से निकलती है, जो जिला पीलीभीत है इसी के गोमत ताल फुलहार झील से निकलती है। तो गोमती नदी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ अवस्थित है? तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है और यह कहाँ पर अवस्थित है? भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर, भारत तथा चीन की सीमा पर, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर या फिर भारत तथा तिब्बत की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ये हमारे तीनों सोशल आइकन्स है। यूट्यूब पर अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारे चैनल आपके सामने आ जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी हमारा फॉलो कर लेना, क्योंकि डेली इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। स्टडी 4 है, 1 2 3 4 वाला 4 है, पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपके सामने आ जाएगा। साथ ही ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, t.me/study for public service commission, क्योंकि इस वीडियो सीरीज की जितनी भी हम वीडियो सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, उसको बिल्कुल फ्री आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और भविष्य में भी जो भी हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल RPF के लिए PYQ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो 2018 में किया गए थे, 17 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम किया गया था, उसकी PDF बिल्कुल फ्री में हम टेलीग्राम पर ही ज्वाइन करवाएंगे। तो टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।